बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। खिड़की के हल्के ग्रीन रंग के शीशों से छनकर चांद की चांदनी कमरे में आ रही थी और कमरे में लगे बल्ब की रोशनी चांदनी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। कमरे के ऐन वस्त में एक पलंग था और पलंग के एक तरफ लकड़ी का एक टूटा हुआ मेज था और मेज पर पानी से भरा हुआ ग्लास मौजूद था। कमरे के कोने में एक तगारी रखी थी जिसमें कुछ कोयले दहक रहे थे और दहकते कोयलों की वजह से कमरे का माहौल काफी गर्म था। ठक 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 शीशों पर दस्तक हुई। फाइल पर झुकी आवरेश एक झटके से उठी और दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजे की कुंडी खोली पर बाहर कोई नहीं था। फौरन ही उसके दिमाग में आया, कौन हो सकता है, और उसने वो दरवाजा बंद कर दिया। ठक 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 दस्तक की आवाज एक बार फिर सुनाई दी तो आवरेश चौंकी और उठकर दरवाजे की कुंडी खोली। ओह मिस्टर लुइस, मुझे नहीं पता था कि आप इस डिपार्टमेंट में होकर भी शरारती होंगे। क्या मतलब? लुइस ने भवें सुकेड़ते हुए पूछा। मतलब ये कि एक फॉरेस्ट असिस्टेंट से मजाक करना और दरवाजे पर दस्तक देकर तंग करते हुए भाग जाना जेब नहीं देता आपको। खैर छोड़िए, ये देखिए इस जंगल का नक्शा और इन जानवरों की तफसील जो इस बला का निशाना बनकर मर गए। आवरेश ने फाइल मिस्टर लुइस के हाथ में दे दी। मैम साहिबा, आप जानती हैं कि ये केस एक मुअम्मा बनकर रह गया है। आपसे पहले जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए सब इस बला के हत्थे चढ़ गए। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो है क्या। मिस्टर लुइस ने फाइल खोले बिना कहा। मिस्टर लुइस, हमारे पास एक मौका है खुद को साबित करने का, कम से कम सबको समझना चाहिए, आवरेश ने कहा और फाइल खोली। तो आपको कोई सुराग मिला इस बला के बारे में? ऑफिसर आवरेश, आप जानते हैं कि ये केस आपने कितनी सिफारिशात से हासिल किया है। इस केस को कोई भी नहीं हैंडल करना चाहता। जब से अली, इब्रार, फायका और इश्तियाक की डेथ हुई है तो ऊपर से ऑफिसर्स के लिए ये ऑर्डर आया था कि ये केस अब किसी को ना दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर की जान जाए। आई एम सॉरी सर, आवरेश ने फॉरेस्ट डायरेक्टर के बात काटी। सर, मुझे ये सब पता है और मैं मुश्किलों से लड़ने वाली हूँ, बट डू यू नो कि एक आवाज़ एक बिला वजह जो मुझे इस केस की तरफ खींच रहा था। आवरेश ने खला में घूरते हुए कहा, द मीटिंग इज़ ओवर एंड आई होप दैट ये बिला वजह कशिश और ये आवाज़ आपकी मौत ना हो। तमाम ऑफिसर्स कमरे से बाहर चले गए और आवरेश भी अपनी फाइल उठाकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइविंग करते हुए उसने गाड़ी का रुख गांव की तरफ कर दिया और फिर चंद मिनट में ही वो गांव में पहुंचकर उस जगह गाड़ी रोक कर खड़ी थी जहां कुछ लोग खड़े महवी गुफ्तगू थे। मैम साहिबा, मैम साहिबा, सारे गांव वाले आवरेश की गाड़ी की तरफ आए और आवरेश को बगौर देखने लगे। गांव वालों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जो कुछ पूछूंगी इसका जवाब निहायत संजीदगी से देना होगा। आवरेश ऊपर को उठी और गाड़ी के बोनट पर बैठ गई। क्या आप लोगों ने उस बला का चेहरा देखा है? हाँ मैम साहिबा, मैंने एक मर्तबा देखा था। वो बला बिल्कुल जानवर की तरह नजर आती है, एक कमजोर सा बूढ़ा बोला। अरे नहीं मैम साहिबा, ये झूठ बोल रहा है, ये तो रात को शराब में धुत रहता है, भला इसे क्या पता। हुजूम के कोने से एक आवाज आई, अरे चुप कर, ये मुझे शराबी कह रहा है, हालांकि खुद अंधा है। कमजोर बूढ़े की आवाज में करंट आ गया। आवरेश बोनट से नीचे उतरी और गाड़ी स्टार्ट करके आगे को बढ़ा दी। बैग में टॉर्च और पानी की बोतल रखी, एक छड़ी हाथ में पकड़ी और दरवाजा खोलकर आवरेश जंगल में एक तरफ को चल पड़ी। जंगल में दाखिल होते ही उसने टॉर्च ऑन की। घनी कांटेदार झाड़ियों के दरमियान से गुजरती हुई वो आगे जा रही थी कि अचानक एक जोरदार आवाज आई। वो उस आवाज की तरफ पलटी और फौरन एक मोटे दरख्त की आड़ में छुप गई। काफी वक्त गुजर गया लेकिन आवाज लगाने वाला कोई जी रूह नजर नहीं आया, तो तंग होकर वो दरख्त की आड़ से बाहर आई। आवरेश, आवरेश, और वो लरस कर रह गई क्योंकि कोई भयानक आवाज में आवरेश को बुला रहा था। आवरेश पीछे मुड़ी तो उसके आसान खता हो गए। फॉरेस्ट असिस्टेंट लुइस की लाश एक दरख्त से लटकी हुई थी। सर, मुझे ये यकीन हो गया है कि ये कोई जंगली जानवर नहीं है। अगर ये कोई जानवर है
तो मुझे मेरे नाम से कैसे आवाज दे सकता था? बल्कि ये कुछ और है, आवरेश ने उलझते हुए अल्फाज में कहा। ओ कम ऑन ऑफिसर, ये सब बंद करें। शुक्र करें कि लुइस की मौत का जिम्मेदार आपको नहीं ठहराया गया, क्योंकि आप जानती हैं कि जब आप जंगल में गई तो मिस्टर लुइस आपके पीछे गए, और एक असिस्टेंट का फर्ज है कि हर वक्त अपने बॉस यानी अपने अफसर के साथ रहे। जब उसकी मौत हुई तो जंगल में आपके अलावा कोई नहीं था। और ये कौन सी मखलूक का जिक्र कर रही हैं आप? क्या है ये? क्या कोई भूत? वैसे आप आजकल एक जदीद दुनिया की बहादुर ऑफिसर होकर ऐसी बातों पर यकीन करती हैं? ऑफिसर मिस आवरेश से बोला और कमरे से निकलता चला गया। कोई माने या ना माने, मगर मैं जानती हूँ, मैं इस केस की तह तक पहुंचना चाहती हूँ। आवरेश ख्यालों में खो गई। टक 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 खिड़कियों के शीशों पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। आवरेश ने कंबल से मुंह निकाला और झट से खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था। फिर उसने खिड़की बंद की और अचानक खिड़की फिर खटकी। टक टक टक। इस बार आवरेश ने दरवाजा खोलने का सोचा। फिर उसने गन निकाली और चुपके से दरवाजा खोला। दस्तक अभी भी हो रही थी। वो धीरे धीरे चलती हुई आगे आई कि यकदम कोई साया नजर आया। आवरेश साये का पीछा करने में नाकाम हो गई। वो इस वक्त थकन से चूर थी। खैर, वापस अपने कमरे में आई तो कमरे की दहलीज पर एक लिफाफा पड़ा था। उसने जल्दी से कुंडी लगा ली और लिफाफा खोला। आवरेश, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम जो कुछ कह रही थी बिल्कुल ठीक है। ये कोई जानवर या कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बदरू है। आवरेश, प्लीज कम टू माई ऑफिस, आई नीड योर हेल्प। फॉरेस्ट डायरेक्टर थॉमस। मैं यकीन से कह सकती थी कि ऑफिसर थॉमस के हाथ कोई बड़ा सबूत लगा है। अब इस कत्ल गारतगरी का अंजाम बहुत करीब है। आवरेश खुद से बातें करती हुई यूनिफॉर्म बदलने लगी। फिर गाड़ी उसने स्टार्ट की और ऑफिसर थॉमस के दफ्तर की तरफ दौड़ी कि अचानक उसका मोबाइल चीख पड़ा तो आवरेश ने गाड़ी रोकी, पॉकेट से मोबाइल निकाला। हेलो, आवरेश बोल रही हूँ। दूसरी जानिब से आवाज आई। जी फरमाएं, आप कौन? आवरेश ने पूछा। जी, मैं ऑफिसर थॉमस का नौकर बोल रहा हूँ। दरअसल ऑफिसर थॉमस और उनकी अहलिया की मौत हो गई है। क्या? आवरेश के हाथ से मोबाइल गिर गया। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कोई इंसान है जो अपने खिलाफ सबूत मिटा रहा है? आवरेश सोचों में गुम डूबती चली गई कि फिर अचानक उसने गाड़ी स्टार्ट की और थॉमस के ऑफिस की तरफ दौड़ी। ऑफिस के करीब पहुंचकर वो भागती हुई अंदर दाखिल हुई। यार, तू पुरसुकून हो जा। अच्छा चल ये बता कि ऐसा क्या देख लिया है तूने? सुंबुल ने आवरेश को पानी पिलाया। सुंबुल, तू सोच भी नहीं सकती। हाँ आवरेश, मैं सच बता रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि तूने बताया ही नहीं। यार, तू मुझे सड़क के किनारे गाड़ी में बेहोश मिली तो मैं तुझे अपने घर ले आई। अब तू बता। सुंबुल ने कहा। पता है, उस रात मुझे एक खत मिला जिसमें मिस्टर थॉमस मुझे हेल्प के लिए बुला रहे थे और ये भी लिखा था कि इस जंगल में कोई बदरू है जो सबको मार रही है। जब मैं उनके ऑफिस जाने के लिए निकली तो रास्ते में ही खबर आ गई कि उनकी बीवी और वो मर चुके हैं। मैं भागकर उनके ऑफिस गई ताकि वो सबूत हासिल कर सकूं जिसकी खातिर ऑफिसर थॉमस बुला रहे हैं। मुझे सबूत तो नहीं मिला पर क्या आवरेश? सुंबुल ने फिर पूछा। पर वहां मुझे एक 100 का नोट मिला जिस पर उन्होंने अपने दस्तखत किए हुए थे। तो फिर? सुंबुल ने आवरेश की आंखों में बगौर देखा। जो लेटर मुझे मेरे कमरे में मिला था वो मिस्टर थॉमस की लिखाई में नहीं था। वो लेटर किसी और ने लिखा था जिस पर मिस्टर थॉमस के नकली दस्तखत थे। मतलब ये कि वो कोई और है जो मेरी मदद चाहता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रही कि मिस्टर थॉमस का कत्ल किसने किया और क्यों? आवरेश गंभीर लहजे में बोली। आवरेश, मुझे लगता है कि ये कत्ल उसने किया है जिसने लुइस को कत्ल किया है। तुम ठीक कह रही हो सुंबुल, अब ये केस और ज्यादा पेचीदा हो गया है। पर मुझे एक बात का यकीन है कि कातिल और जंगल वाली बला, इन दोनों का कुछ न कुछ आपस में एक कनेक्शन जरूर है। खैर, अब मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ ताकि जल्द से जल्द सुराग निकाल सकूं। आवरेश ने कंबल ओढ़ते हुए कहा और थोड़ी देर बाद ही नींद की वादियों में चले गए। टन टन सुबह हो गई। आवरेश, उठो यार, तुम्हारा फोन बज रहा है। सुंबुल ने आवरेश को जगाया। हेलो हेलो, लगता है बंद हो गया है। आवरेश ने फोन साइड पर रखा। हाँ, तो जब तुम्हारा फोन पूरा आधा घंटा बजेगा तो बेचारा चुप ही होगा ना। खैर, अब उठ जाओ, नाश्ता बनाने जा रही हूँ, सुंबुल बोली। सुंबुल नाश्ता बनाने किचन में चली गई और आवरेश कंबल मुंह पर डालकर दोबारा सो गई। अरे ये क्या, फिर सो गई? अरे भाई उठो, ड्यूटी पर जाओ, हरी अप, सुंबुल बोली। यार उठ जाती हूँ बस।
आवरेश ने कंबल मुंह से हटाया तो देखा कि सुंबुल सामने किचन में थी। सुंबुल, क्या तुम अभी रूम में आई थी? मुझे जगाने, आवरेश ने आवाज दी। नहीं तो, सुंबुल ने आवाज लगाई। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका मतलब ये है कि कोई मुझे बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए। आवरेश ने खाना खाया और खाने से फारिग होकर फाइल निकाली कि फिर मोबाइल की आवाज सुनाई दी। तो आवरेश ने निहायत सुकून से मोबाइल उठाया और स्पीकर ऑन किया। देखो, मैं जानती हूं कि तुम वही हो जिसने सारे कत्ल किए। तुम इंसान हो, हैवान हो या कोई बदरू, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। तुम क्या चाहती हो? जंगल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। आवरेश ने मोबाइल में बोल रही थी। हैरत की बात यह थी कि कॉल के मिनट्स चल रहे थे, मतलब कोई था जो आवरेश की आवाज को सुन रहा था। बताओ मुझे, आवरेश ने बोलते हुए कोने में छुपी सुंबुल को इशारा किया तो सुंबुल ने पास रखी टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन कर दिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। टेप का बटन जैसे ही खोला तो तिलावत कुरान पाक शुरू हो गई। एन उस वक्त कॉल बंद हो गई। सुंबुल और आवरेश हक्की बक्की होकर एक दूसरे को देखने लगी। इसका मतलब है कि ये कोई बदरू है। सुंबुल और आवरेश की जबान एक होकर बोली। मुझे तो पहले ही शक था। एक बात क्लियर है कि ये अनदेखी हस्ती हमारी मदद चाहती है। आवरेश बोली, अगर ये कोई इंसान या कोई जानवर होता तो इसे तिलावत से कोई फर्क ना पड़ता। सुंबुल, अब हमें और ज्यादा एहतियात करनी होगी। मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों कल रात जंगल में जाएंगे और इस बला को बुलाएंगे ताकि हम इसके बारे में पूरी तफसील जान सकें। क्या ख्याल है तुम्हारा? आवरेश ने मुस्कुराते हुए सुंबुल की तरफ देखा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम। ये काम किसी आमिल या मौलवी का है जिसे तुम सरंजाम देने का सोच रही हो, पागल। और हाँ, मैं अब अपने घर वापस जा रही हूँ और तुम जो खेल खेल रही हो ना, वो जानलेवा साबित हो सकता है। भला एक कमजोर लड़की किसी बदरू का मुकाबला कैसे कर सकती है? पागल कहेंगी। अच्छा ठीक है, हम पहले किसी अल्लाह वाले के पास चलते हैं, आवरेश ने सुंबुल का कांधा थपथपाते हुए कहा। थोड़ी ही देर में वो दोनों गांव में मौजूद पेश इमाम के पास पहुंच गई। आवरेश ने सलाम दुआ के बाद सारा मुद्दा पेश किया। इमाम साहब उनको देखने लगे और बोले, बेटी आराम से बैठो, मैं जानता हूं कि तुम दोनों क्या कहने आई हो। पेश इमाम की बातें सुनकर आवरेश अचंभे में पड़ गई और बोली, इमाम साहब, आपको कैसे मालूम कि हम दोनों किस मकसद से आए हैं? बेटी, इन बातों को छोड़ो और कोशिश करो कि जल्द अज जल्द वो बदरू अजियत से निकल जाए। वो हम सब की मदद की तलबगार है। पेश इमाम साहब ने आवरेश और सुंबुल की तरफ देखकर कहा। तो इमाम साहब, आप तो उसकी मदद कर सकते हैं, फिर आपने क्यों नहीं की? सुंबुल शशोपंच का शिकार हो गई। सुंबुल बेटी, मेरी पहुंच वहां तक नहीं है जहां आवरेश बेटी की है। पेश इमाम साहब मुस्कुराते हुए बोले। मतलब? आवरेश ने पूछा। तुम कल रात में 12 बजे जंगल में बैठ जाना और बावज़े बुलंद मैं तुमको इंसाफ 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 कहना, मुतवातर इस लफ्ज़ की तकरार करना। तो वो भटकती हुई रूह हाजिर होकर तुम्हें खुद बताएगी कि तुम्हें क्या करना है। और पेश इमाम साहब खामोश हो गए। पेश इमाम साहब की बातें सुनकर सुंबुल और आवरेश वहां चली गई। दिल को लर्जा देने वाली भयानक तारीकी हर सू छाई हुई थी और पूरे जंगल पर पुरहौल पुरस्रार सन्नाटा दिल को दहलाए जा रहा था। आसमान से बातें करते देवहैकल दरख्त बहुत ही डरावने लग रहे थे। जंगल में मुकीम तमाम जानवर अपनी अपनी जाय रिहाइश में दुबके पड़े थे। खामोशी ने पूरे जंगल को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। ऐसा लगता था कि पूरे जंगल में एक भी परिंदा नहीं, क्योंकि किसी परिंदे तक भी कोई आवाज नहीं आ रही थी और ना ही कोई उड़ता हुआ नजर आ रहा था। बल्कि यूं कहना चाहिए कि पूरे जंगल में वहशत का राज था। जंगल के वस्त में एक कुआं था जो कि गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। कुएं के करीब ही एक बहुत मोटा देवहैकल दरख्त था। कुएं के करीब झाड़ियों से पाक जगह थी। आवरेश ने उस जगह अपने कंधे से अपना बैग उतारा और सुंबुल को पकड़ा और उसे कहा कि तुम भी अपना बैग यहाँ रखो। कुछ ही फासले पर खड़ी गाड़ी में ये लोग आकर बैठ गए, जबकि आवरेश कुएं के पास साफ जगह पर खड़ी हो गई। इंसाफ इंसाफ इंसाफ, आवरेश ने बावज़े बुलंद जोरों से बोला। इसके बाद फिर बोली, देखो मैं आ गई हूं, आओ इंसाफ के लिए।
इंसाफ इंसाफ। आवरेश ने चारों तरफ देखा। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया पर कुछ भी ना हुआ। फिर भी वो इंसाफ इंसाफ की आवाजें लगाती रही। आवरेश, मुझे लगता है चलना चाहिए। सुंबुल गाड़ी में बैठी हुई थी, बुलंद आवाज से बोली ताकि आवरेश सुन ले। हाँ चलते हैं। आवरेश पीछे मुड़ी। अचानक बादल जोर से गरजे और तमाम देवहैकल दरख्त ऐसे हिले जैसे कि जलजले में एक छोटा सा दरख्त हिलता है। सुंबुल, मुझे लगता है वो बला आ गई। तुम गाड़ी स्टार्ट करो। जैसे ही कोई खतरा महसूस होगा मैं गाड़ी में आ जाऊंगी, आवरेश ने जोर से चिल्लाकर कहा। अचानक कुएं के करीब मौजूद देवहैकल दरख्त की शाखें बहुत जोर से हिलने लगी और फिर कुएं में से नीली रोशनी उभरी और एक इंसान नुमा साया नजर आया। गौर से देखने पर पता चला कि वो किसी औरत का साया है। वो साफ नजर नहीं आ रही थी। उसकी करख्त आवाज सुनाई थी। मेरा नाम दुआ है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर की असिस्टेंट थी। उस फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम थॉमस था। डरो नहीं, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम दोनों से मदद चाहती हूँ। वो बात करते हुए जैसे लहरा रही थी। कैसी मदद? ऑफिसर थॉमस और उनके वाइफ का कत्ल तुमने किया है? क्यों किया? और मजीद हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों को तुमने मारा? बताओ मुझे, आवरेश ने उससे पूछा। रूह की आवाज सुनाई दी। 2003 में मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ। यहाँ मिस्टर थॉमस की ड्यूटी थी। जब मैं यहाँ आई तो मिस्टर थॉमस ने मेरे साथ बहुत सख्ती बरती। वो चाहता था कि मैं वापस चली जाऊं। मैं भी डटी रही। आखिर मिस्टर थॉमस हार गया। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि जंगल से कीमती जानवर कम होते जा रहे हैं, इसके अलावा कीमती लकड़ी भी। मैंने इस खबर को थॉमस को पहुंचाया तो थॉमस ने मेरी बातों को सीरियस ना लिया। एक रात मैं थॉमस के साथ जंगल का दौरा कर रही थी जब थॉमस के पास किसी का फोन आया। मैं थॉमस के करीब थी, फिर उसने कहा, तुम दूसरी साइड पर गश्त करो। मुझे थॉमस पर पहले ही शक हो गया था। थॉमस किसी को फोन पर कह रहा था, तमाम जानवरों की डिलीवरी कर दी है, अगले हफ्ते तक तुम्हारे साहिल पर मजीद पहुंच जाएंगे। थॉमस ने मुझे देख लिया था। मैं उसके सारे भेद जान चुकी थी। इससे पहले कि मैं अपनी जान बचाती, थॉमस ने अपनी गन निकाली और मेरे सीने पर रखकर गोली चला दी। इसके बाद उसने मेरी लाश को कुएं के सामने बड़े दरख्त के पास गड्ढा खोदकर इस गड्ढे में दफन कर दिया। इसके बाद यहाँ जितने भी ऑफिसर आए मैंने सबको अपनी मदद के लिए इशारे दिए, बल्कि बताया भी, अपनी कहानी सबको सुनाई। और जब वो थॉमस के पास जाकर हकीकत बयान करते तो थॉमस सबको कत्ल कर देता। मैं बेबस होकर रह गई और फिर थक हार कर मैंने गांव के पेश इमाम साहब के पास पहुंची और उन्होंने मेरी मदद की तो मैं थॉमस के घर पहुंची। दोनों मियाँ बीवी को मार दिया। पर मेरा यकीन करो, मैं जालिम नहीं बल्कि नेक रूह हूँ। मैंने अपना इंतकाम खुद ही ले लिया है। अब तुम मेरी सिर्फ इतनी मदद करो कि मेरी लाश को इस जगह से निकालकर इस्लामी तरीके से दफना दो। रूह की आवाज़ आप दीदा हो गई। ओह, वो तो हम कर देंगे, लेकिन ये तो बताओ कि अगर तुम नेक रूह हो तो उस दिन तिलावत कुरान पाक से डर क्यों गई? आवरेश ने रूह से पूछा। क्या तुम्हें पता है, पहले मैं नेक थी। मैंने कभी किसी इंसान का खून नहीं किया था, पर थॉमस की मौत के बाद मैं बदरू बन गई क्योंकि मैंने इंसान का खून पिया। सूरज निकलने वाला है, तुमसे इल्तिजा है कि ज़रूर मेरी मदद करना। मैं जा रही हूँ। साया दोबारा वहाँ से गायब हो गया। दूसरे दिन सुबह हुई तो आवरेश ने उस जगह की खुदाई कराने का इंतज़ाम किया जिस जगह उसकी रूह ने निशानदही की थी। 3 मजदूरों ने उस जगह की खुदाई की। मेम साहिबा, यहाँ कुछ है, एक मजदूर ने पीछे खड़ी आवरेश को देखकर कहा। आवरेश आगे बढ़ी। जमीन में कुछ हड्डियां थी। आवरेश ने मजदूरों से कहकर तमाम हड्डियां एक जगह जमा कराईं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी मजदूरों का हाथ बटाया। इसके बाद तमाम हड्डियों को इस्लामी तरीके से नमाज जनाजा के बाद दफन कर दिया गया। गांव की मस्जिद के पेश इमाम साहब भी पेश थे। आवरेश ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात के तकरीबन 12 बजे आवरेश के कमरे में दुआ की रूह नमूदार हुई। अब वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में थी। उसे देखकर आवरेश बोली, दुआ, तुमने अपनी जान देकर तमाम फॉरेस्ट ऑफिसर को नहीं बल्कि दूसरों को भी ये एहसास दिलाया है कि हमें अपने मुल्क से कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर दुआ की रूह बोली, आवरेश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी भटकी हुई रूह को अजियत से बचा लिया। अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है। तुम अपना ख्याल रखना। उसके होंठों पर मुस्कुराहट रक्सां थी। इसके बाद वो गायब हो गई। अब शायद वो पुरसुकून थी।
اس کے گلابی چہرے پر نور تھا اور گلابی پنکھڑی جیسے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ صبح ہو گئی، سنبل نے ناشتہ تیار کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد آوریش اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد تھامس کے دفتر کی طرف چل پڑی اور دفتر پہنچنے کے بعد آوریش نے چوکیدار کو اپنا فارسٹ کارڈ دیا اور دفتر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے تھامس کے تمام کاغذات ٹٹولے۔ اچانک اس کی نظر ایک الماری پر پڑی۔ اس الماری پر تالا پڑا تھا جس کی چابیاں دراز میں تھیں۔ اس نے الماری کا تالا کھولا تو الماری کے اندر ایک بڑی ڈائری پڑی تھی۔ آوریش نے ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ الماری میں مزید بھی کچھ پیپرز تھے۔ آوریش نے ڈائری اور پیپرز اپنے پرس میں ڈالے اور پھر الماری کو تالا لگا دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آوریش نے نئے فارسٹ ڈائریکٹر فرحان کی طرف گاڑی دوڑائی۔ تھوڑی دیر میں وہ فرحان کے بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ آوریش، آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن تھامس کو سزا تو پہلے ہی مل چکی ہے، پھر ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، اس طرح ان کی پراپرٹی سیدھا حکومت کے کھاتے میں جائے گی، آفیسر فرحان نے کہا۔ سر تھامس نے ایک معصوم لڑکی کی جان لی جو کہ اس ڈائری میں صاف صاف لکھا ہے۔ وہ ایک اینیمل اسمگلر تھا، اس کے علاوہ اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی نہیں تھا۔ سر، ہمیں ان کی پراپرٹی دعا کی فیملی کے نام کرنی چاہیے۔ ان کی فیملی غریب ہے اور اپنا وقت گزار رہی ہے، جبکہ اس گھرانے کی دعا واحد کمانے والی تھی۔ سر، ہمارے اس فیصلے سے تھامس اور دعا دونوں کی ہی روحوں کو سکون ملے گا۔ آوریش بولی، ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کرتا ہوں، لیکن اس بات کو راز میں رکھنا۔ فرحان نے معنی خیز نظروں سے آوریش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، اس اچھے کام کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو شاید ہمارے حق میں بہتر ہوگا، یعنی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں مسکرائے۔ پھر آوریش فرحان سے مصافحہ کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھی، گاڑی کو سٹارٹ کیا اور گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔